हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर 1 जिसका नाम है द कॉन्सेप्चुअल रिव्यू ऑफ द एवोल्यूशन एंड रिलेवेंस ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग क्या सीख जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं चैप्टर के। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द रीडर विल बी एबल टू डेवलप एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन द फॉलोइंग। यानी कि इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप लोग एबल हो जाएंगे किसके बारे में, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा इसके बारे में कि वाई डू वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ते हैं। और पढ़ेंगे क्या एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एशियंट टाइम टिल द प्रेजेंट, कैसे कैसे जो स्टेट था, जो राज्य थे, वो आज के समय पर पुराने समय से आज तक कैसे डेवलप हुए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वाई वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो द वर्ल्ड इन विच वी लिव, तो जिस संसार में हम लोग रहते हैं वो बटा हुआ है अलग अलग नेशन स्टेट्स में। ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इनहेबिटेंट सम स्टेट और द अदर, यानी कि यहाँ पर सभी आदमी, औरत, चिल्ड्रन कोई ना कोई अलग 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 स्टेट्स में रहते हैं। और नो स्टेट लिव इन आइसोलेशन, कोई भी स्टेट इन आइसोलेशन मतलब क्या होता है, एकांत में नहीं रहता है, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे रहता ही है। ऑल स्टेट्स इन इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो जितने भी स्टेट्स हैं इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में, मतलब आपस में मिलते जुलते रहते हैं। हम लोग देखते होंगे कि इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान सॉरी अमेरिका के साथ चलता है, अलग अलग कंट्रीज रसिया के साथ चलता है, चाइना के साथ चलता है। तो क्या होता है, ये लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में, कुछ कहीं ट्रेड के बहाने मिल रहा है, कभी ऐसे मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेक्ट होता ही रहता है इन लोगों के बीच में। द इंटरेक्शन अमंग्स द स्टेट हैज़ बीन अकरिंग सिंस एंशिएंट टाइम, तो जो इंटरेक्शन है ये सदियों से चली आ रही है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग अभी ही देखते हैं कि अभी इंटरेक्शन चल रही है किसी गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अभी देखना है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमारे कब से चल रहा है, ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है। द द नेचर ऑफ इंटरेक्शन है सर्टेनली गॉट ट्रांसफॉर्म इन मॉडर्न, तो जो हमारा इंटरेक्शन था अब वो क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है मॉडर्न समय पर, ग्लोबलाइज एज में, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन इतने चरम सीमा पर है तो हमारा जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। When the state interact, these interaction affect the domestic population of these state, जब भी ये स्टेट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे इनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के ऊपर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। तो हमें पता ही है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट लोगों के ऊपर कैसे पड़ता है। When the all the state in the world interact, इट्स क्रिएट एन इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, तो जब दुनिया भर के स्टेट आपस में मिलते हैं तो ये लोग बना लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम बना लेते हैं। The interaction that happen amongst the state in the international state system create historical, political and socio-economical consequences for the domestic population। तो जब हम लोग बात करें, जब ये इंटरेक्शन होती हैं अलग अलग इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम के बीच में, तो इनसे क्या हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन hereafter IR is the study of all these interaction and subsequent consequence। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन आप तक मतलब अपनाती है, तो इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो इकोनॉमिकल क्या क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरी कंट्री के ऊपर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में यही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। हाउ एवर द क्वेश्चन दैट नाउ अराइज, तो हमारे कैसे भी करके हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट प्राइमरी एंटिटी, यानी कि स्टेट की जो जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो एक्चुअली है क्या। हाउ डिड इट इवॉल्व, तो ये कैसे कैसे विकसित हुआ है। व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टेट इन ग्लोबल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो क्या सिचुएशन है हमारे जो कॉन्सेप्ट, मतलब ये इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में, क्या रोल है इसका। द नेक्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द ब्रीफ ग्लिम्स, तो ग्लिम्स मतलब क्या होता है, झलक होता है। अगर आप लोगों को मीनिंग वगैरह इसकी पता हो तो अगले सेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक झलक दिखाएंगे कैसे कैसे जो हमारा स्टेट है उसका एवोल्यूशन हुआ है। द सबक्वेंट चैप्टर्स पार्ट बी ऑफ द सेक्शन वर्ल्ड हेल्प अस टू द डीपर द difference sorry
difference of study of state in international historical context from ancient till the age of globalization। तो पार्ट बी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे एंशियंट टाइम में हम लोग रहते थे और आज कैसे हम लोग कैसे आजकल इवॉल्व हो गए हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन के समय पे कितने भयंकर इवॉल्व हो गए हैं। लेट अस टर्न फर्स्ट let us turn first our attention to the gradual historical evolution of the state। तो चलिए देखते हैं, कुछ अटेंशन देते हैं कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ हमारे स्टेट्स का। तो यहाँ पे हेडिंग लिखी क्या है, हाउ डिड द स्टेट इवोक, यानी कि सॉरी इवॉल्व, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ मैन एंड नॉट क्रिएशन ऑफ मदर ऑफ अर्थ। यानी कि स्टेट क्या है, क्रिएशन है, इंसानों के द्वारा बनाया। यहाँ पे मैन का मतलब क्या है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ना कि मदर अर्थ, यानी कि नेचर ने ऐसा एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं बनाया था। तो अगर होता तो फिर मक्खियों और मच्छरों के बीच में भी स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स चल रही होती। तो ये कि इंसानों ने बनाया, इंसानों ने अपनी चेतना से जाग कर ऐसी जो हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो बनाया है, विच मेक्स इट इज अ मैन मेड कंस्ट्रक्ट। मतलब कि ये मतलब इससे क्या, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, मैन मेड थिंग है ये। कंस्ट्रक्ट मैन आर इनिशियली हंटर गैदर, यानी कि इंसान पहले क्या करता था, इंसान पहले हंटर गैदर का मतलब होता है कि अ, एक जगह से दूसरी जगह का सामान बटोरने, वही आदि मानव की जिंदगी तो यही काम करता था। एक जगह से सामान इकट्ठा कर लिया और फिर सामान खा लिया, फिर अगले दिन ढूंढने निकल गए। ही वॉज लीडिंग टू अ नोमेडिक लाइफ, यानी कि वो नोमेडिक लाइफ जो बताता था। नोमेडिक आपको पता होगा कि बंजारे होते हैं, यानी कि कभी उनका सेटलमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो इंसान पहले ऐसी ही जिंदगी गुजारता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो समय के साथ साथ जो मैन था वो उसने क्या किया, बहुत सारी टेक्निक्स थी वो डेवलप कर ली। जैसे कि उसने एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का मतलब है, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें पालना, यानी कि एग्रीकल्चर सीखा और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा, यानी कि जानवरों को पालना सीखा। ही डिसाइड टू डू अवे ही डिसाइड टू डू अवे विद द नोमैडिक लाइफ इन फेवर ऑफ सेटल लाइफ। तो उसने डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, नोमैडिक लाइफ को छोड़कर वो सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही जो इंसान थे वो किस एरिया उनकी कुछ एरिया में सेटल होना स्टार्ट कर दिए। तो अब उन्होंने कुछ क्या किया, खेती किसानी करना स्टार्ट कर दिया। इट इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइक्रो माइक्रोकॉस्मिक सोसाइटी। तो ये इन्होंने धीमे धीमे माइक्रोकॉस्मिक सोसाइटी से फॉर्म कर लिया। एज दिस मिनी सोसाइटीज गॉट स्टैब्लिश्ड एट वन प्लेस। तो जैसे ही हमारी ये मिनी सोसाइटीज एक पर्टिकुलर जगह पे, एक छोटी जगह पे स्टैब्लिश हुई, तो इट डिड इन अदर एरियाज। तो धीमे धीमे अलग अलग जगह पे भी ऐसे एरियाज बनने लगे जहाँ पे लोग इनिशियली क्या होने लगे, सेटल होने लगे। इनिशियली अ मेजॉरिटी ऑफ दीज सोसाइटीज गॉट स्टैब्लिश्ड नियर रिवर। तो ज़्यादातर जो सोसाइटीज होती हैं वो कहाँ स्टैब्लिश करती हैं, वो नदियों के पास में क्या करती हैं, अपने आप को मतलब लोकेट करती हैं, मतलब वहीं बसती हैं। और दूसरी, और हम लोग बात करें वाटर रिसोर्सेज, उन्हें जो भी जहाँ भी मिल जाए, वाटर रिसोर्सेज जहाँ भी मिल जाए तो वहीं पे वो अपना घर बना लेती थी। दिस इज द ओनली वन रीजन वाई वी हैड मेजोरिटी ऑफ ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश नियर रिवर। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पुरानी जितनी भी हमें सोसाइटीज़ मिली, उनकी स्टेब्लिशमेंट कहाँ हो रखी थी, उनकी स्टेब्लिशमेंट हो रखी थी नदियों के किनारे। Our own Indus Valley civilization, which flourished on the bank of Indus River, it is testimony to the fact। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसके आप लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, वो खुद कहाँ पे फ्लोरिश करती थी, यानी कि बसती थी। तो वो इंडस रिवर थी, उसके किनारे बसी हुई थी। एज सोशल ग्रुप्स as social groups enlarged over a period of time। तो क्या हुआ कि जो सोसाइटी के ग्रुप थे वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे समय के साथ साथ। देयर इज अ फील्ड देयर वाज फेल्ट अ नीड टू एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू इम्पोज अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर टू द क्योटिक ट्राइब्स। तो अब उन लोगों को क्या फील हुआ कि उन लोगों को एक ऐसा फील होने लगा कि भैया एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कि एक बिहेवियर होता है, यानी कि जिन्हें के यहाँ पे क्या लिखा है, क्योटिक ट्राइब्स। क्योटिक मतलब होता है कि लड़ना झगड़ना होता है। यानी कि इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान चलिए कि मैं एक पर्सन, मेरा नाम है धनु नाम है मेरा, और कोई मनु दूसरा सामने वाला व्यक्ति है। तो अब उसके पास कोई चीज है,
तो जैसे उसके पास मंथली ₹10 हैं या फिर कुछ खाने की चीज़ है, मैंने देखा कि मैंने उठाया गुम्मा उसके दे मारा सर में और उसके हाथ में जो है छिना के ले गया और ना मुझसे कोई पूछने वाला, ना कोई जाँचने वाला। तो उस समय पुराने समय पे कोई रूल्स रेगुलेशन तो होते नहीं थे। तो लोगों को क्या क्या फ़ील हुआ, लोगों को फ़ील हुआ कि अब क्या करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जिससे कि जिसके तरी जो मेंबर्स हैं, वो आपस में अच्छी तरीके से रह सकें। तो वो लोग chaotic थे बहुत ज़्यादा, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इनके लिए हमें रूल्स बनाना ज़रूरी था। कि वो लोग आपस में लड़े ना, जैसे कि मैंने उसके सर में मार दिया तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। तो मैं सोचूँगा 2 बार कि मुझे इसके सर में जो मनु था उसके सर में मारना है या नहीं मारना है। वन्स द रूल्स ऑफ द सोसाइटियल अरे! जे प्रिंटिंग की थोड़ी दिक्कत है। सोसाइटियल इंटरैक्शंस वर एस्टेब्लिश्ड फर्दर नीड अक्रॉस टू क्रिएट अथॉरिटी टू एनफोर्स दिस लॉ। तो अब रूल्स तो बन गए हमारे, रूल्स को अब हम कभी अब ये भी फ़ील होने लगा कि रूल्स को इम्प्लाई कौन कराएगा? अब क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अब मान चलिए कि 10 लाख रुपए कमाना है 1 दिन का। अब वो क्या करेंगे, इंसानों का वो ह्यूमन तस्करी करने लगेंगे या ब्लैक मार्केटिंग करने लगेंगे। उन्हें पता है ये चीज़ें गलत है, पर ये उन्हें ओवरनाइट सक्सेस भी तो दे रही हैं। कौन दिन भर ऐसा चलाकर पैसे कमाना चाहता है? सब कोई आराम की ज़िंदगी चाहते हैं। तो फिर इसीलिए क्या करना पड़ा, हमें क्या करना अथॉरिटीज़ बनानी पड़ी, जो कि जो रूल्स बनाए गए थे उनको एनफोर्स कराया जा सके। ऑन द मोस्ट एल्डर पीपल बट द ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अमंग द ग्रुप। स्टार्टिंग में तो क्या जो बूढ़े पुराने लोग होते थे, उन्हें ग्रो लीडर बना देते थे। बाद में क्या होने लगा, जो ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे ही क्या बना दिया गया, ग्रुप का लीडर बना दिया गया और उनके पास पावर चली गई। Over a period of time, a need was also felt to protect the group of person, now in the form of settlement, from attacking by members of other group. The manifestation not physically protection of but also land occupied. Thus, protection emerged as a most rudimentary reason for a political formation headed by a strong chief। तो अब क्या होने लगा कि अब एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अब कोई एक इंसान के रूल्स को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, अब लैंड को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ी थी। धीमे-धीमे क्या हुआ कि धीमे-धीमे लोगों को पहले एक आदमी इकट्ठा मतलब प्रोटेक्शन करता था, पर धीमे-धीमे क्या करने लगे, ग्रुप्स बनने लगे। ग्रुप्स को हेड करने के लिए एक लीडर, स्ट्रॉन्ग चीफ लीडर बनने लगा। तो ये हमने समय के साथ-साथ देखा, इस वजह से क्या हुई, पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने लगी। तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो गई तो पॉलिटिकल का हेड भी तो होगा और उसके लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग चीफ की क्या कर दी, अ, एक स्ट्रॉन्ग चीफ रखना पड़ा। तो भले ही आप लोग इंसानों में तो देखते होंगे, इवन कि कभी आप लोगों ने मकैक बंदरों के बारे में सुना है? तो मकैक बंदरों में क्या होता है, एक उनका उनके उन उन जीवों के बीच में भी आप लोग देखेंगे कि उन उन जीवों का एक ग्रुप होता है। तो वो लोग मतलब क्या, मैंने भी देखा है, मैंने बचपन में बहुत बार उन लोगों को देखा है कि वो लोग किसमें चलते हैं, वो लोग ग्रुप्स में चलते हैं और उनका एक सरदार होता है जो हट्टा-कट्टा होगा। तो अब वही पूरे मतलब 4-5 महिलाएँ उसके पीछे आगे-पीछे घूमती रहेंगी। तो और बच्चे और वो उसी का ज़िम्मेदारी होती है प्रोटेक्शन करना अपने पूरे ग्रुप के। तो कभी-कभी देखने को मिलता है वो छोटे ग्रुप होते हैं, कभी-कभी बड़े ग्रुप होते हैं। तो जब ये हमें जानवरों में देखने को मिलता है तो फिर इंसानों में तो ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। These groups have one place इंटरैक्टेड विद अदर ग्रुप सिचुएशन सम डिस्टेंस अवे एज वेल। तो यही जो हमारे ये ग्रुप थे वो एक जगह मतलब कभी कभी मिलते थे एक जगह पे, अलग अलग जगह पे भी मिलते रहते थे। द नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑफ्टन वेरिड। तो जैसे इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती थी अलग अलग जगह पे होती रहती थी। द इंटरेक्शन एट द टाइम वाज subjugated the other areas, the enhanced one own areas, or at time it was achieved to mutual coexistence. The protection of areas and its population by now was called the king, and the king was thought to possess divine power ड्यूरिंग दीज एंशिएंट टाइम। तो जैसे कि आप लोग कुटिल्या वगैरह में भी पढ़ेंगे, आप लोगों ने कुटिल्या किताब वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें भी पता चलेगा कि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो राजा होता है उसके पास दैवीय शक्ति है कि वो हमारी जो पॉपुलेशन है उससे क्या कर सके, सेव कर सके। आज के लिए तो लेक्चर ठीक है, बाकी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर लोग बोर हो जाते हैं। टाइम्स तक मैं थोड़ा यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी वीडियो आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा।